नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नए के नापी समम गता वसुमती, यह पृथ्वी, यह धन संपत्ति, यह वसुमती किसी की भी नहीं हुई और ना ही किसी के साथ में गई। तो ये पाठ हम लोगों ने पूरा कर लिया है और पूरे पाठ करने के बाद अब कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि आप लोग कुछ सॉल्व करें। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष आए हुए हैं कि जो आपको करने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज के रूप में। तो आप लोगों को 4 विकल्प मिलेंगे, उसके आंसर आपको देने होंगे। तो आप लोग तैयार है ना? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करें। संपर्क सूत्र लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे नीचे, तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास पर चले। कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीयो भागा नैके नापि समम गता वसुमती, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, यहां पर हम लोग अब यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें आप लोगों को क्या करना है, 4 विकल्पों में से एक विकल्प को सही करना है। आप लोगों को आंसर देना है, मैं केवल यहां पर मैच करवाऊंगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैंने पूरे पाठ को पढ़ा दिया है, ध्यान रखना। चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पुरा धारा राज्य, पुरा धारा राज्य डॉट 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 संज्ञो राजा चिरम प्रजा परिपालयत। यहां पर एक प्रश्न आया हुआ है। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे ये प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल बनेगा। जल्दी से बताइए। एक पुरा धारा राज्य, मतलब पुरा मतलब प्राचीन, और धारा राज्य माने धारा राज्य में, पुरा प्राचीन धारा राज्य में खाली स्थान संज्ञा मतलब नाम, खाली स्थान नाम का, राजा माने राजा, चिरम माने लंबे समय तक, प्रजा माने प्रजा का, परिपालयत माने पालन पोषण करता था, करता रहा। कौन करता रहा? बल जल्दी से बता, किसने प्राचीन काल में धारा राज्य में बहुत लंबे समय तक प्रजा का पालन पोषण किया? तो आप बताएंगे राजा मुंज, सिंधुल और भोज और कोपिना। बताइए जल्दी से, किसके द्वारा किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फिर बता। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, मुंज राजा भोज के चाचा, सिंधुल राजा भोज के पिता, भोज राजा भोज जो पुत्र था, किसका? सिंधुल का पुत्र। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या कोई राजा नहीं है जिसने धारा राज्य में राज्य किया? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अपने आंसर को जरूर मैच करिएगा। कौन है इसमें जो जो धारा राज्य में राज्य करता रहा? तो सिंधुल नाम का राजा था जो धारा राज्य में क्या कर रहा था, बहुत लंबे समय तक प्रजा का पालन पोषण करता रहा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे और दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है आपका, तस्य वार्धक्य भोज इति खाली स्थान समजनी। देखिए, तस्य माना और उसके, किसके? सिंधुल नाम का जो राजा था जिसने प्राचीन काल में धारा राज्य में बहुत लंबे समय तक प्रजा का पालन पोषण किया था, उस राजा के वार्धक्य माने बुढ़ापे में। वार्धक्य का मतलब क्या होता? एक बात और ध्यान रखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, आगे आने वाले प्रश्न बहुत सारे मेरी बातों में छिपे हुए हैं जो आपसे बन जाएंगे। तो वार्धक्य का मतलब यहां बुढ़ापे में, उसके बुढ़ापे में भोज इति, भोज नाम का खाली स्थान, समजनी माने क्या है? उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? पुत्रौ पुत्रयोः पुत्रा यस्सुता। ठीक, पुत्रौ माने 2 पुत्र, पुत्रयोः माने 2 पुत्र, और पुत्रः माने 1 पुत्र, और सुतः माने बेटी। तो बताइए, तस उसके बुढ़ापे में भोज नाम का एक क्या हुआ था? पुत्र हुआ था। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न इसमें सही होना चाहिए। आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में क्या दिया गया है, जल्दी से आप लोग आंसर दें और मैच करें। देखिए कौन हुआ था? पुत्रः, तस्य वार्धक्य इति भोज इति पुत्रः समजनी, और बुढ़ापे के समय में उसने भोज नाम के पुत्र को जन्म दिया। ध्यान रखें, उसके यहां जन्मा कौन? भोज।
आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे तीसरे नंबर का प्रश्न होगा हमारा वार्धक्य इति पदस्य को अर्थ। वार्धक्य पद का अर्थ क्या है? वार्धक्य पद का अर्थ क्या है? आप लोग आंसर दीजिएगा। मैंने इससे पहले आपसे कहा था इसके पहले वाले प्रश्न में कि मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, आपको आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो वार्धक्य पद आया हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। तो सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? आप लोगों को यह भी ध्यान रखना, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान और संप्रदान को के लिए अपादान से मान। संबंध काके की नाने नी रा रे री है पहचान, अधिकरण में पे पर कारक चिन्ह बखान, ठीक है ना। तो यहां पर भी वार्धक्य इति पदस्य, इस पद का को का अर्थ माने कौन अर्थ कौन सा है? तो जवान, युवा, बाल्यावस्था या बुढ़ापे में। जल्दी से बताइए जल्दी से, आपके द्वारा आंसर जल्दी से दीजिए और मैच करिएगा। बुढ़ापे में वार्धक्य, इसके पहले मैंने बताया बुढ़ापे के समय उसने भोज नाम के पुत्र को क्या दिया था? जन्म दिया था, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे, इसके बाद हम लोग, अच्छा आपको यहां समझ में आया को अर्था मतलब का प्लस अर्था बराबर को अर्था, तो यहां विसर्ग संधि हो गई है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा उत्संगे इति पदस्य को अर्था। उत्संगे इति पदस्य को अर्था। आप लोग कहानी सुनते जाओगे, अर्थ मिल जाएंगे आपको। मैं बताऊं, जब राजा बुढ़ापे में उसने भोज नाम के पुत्र को जन्म दिया, वह 5 वर्ष की आयु में हो गया और 5 वर्ष की आयु में रहते हुए विचार कर रहा था कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और ये इतना राज किसके भरोसे छोड़ करके जाऊं। तो उसने कहा अगर पुत्र को देता हूं तो पूरी समाज हमारे ऊपर अपवाद खड़ा कर देगी, और यदि अगर मैं अपने भाई को दे देता हूं तो वो मेरे पुत्र को संभाल लेगा। तो मुंज की गोद में बैठाल करके, और वो क्या हो गया था? देहावसान हो गया था, दिवंगत हो गया था। तो उत्संगे शब्द, उत्संग में बैठाल दिया था उसने अपने पुत्र को। कहां बैठाला था? उत्संग। तो यहां सिंहासनम, महल, गोद, सिर। जल्दी से बताइए आपके द्वारा आंसर क्या निकलेगा? आंसर दीजिएगा। पदस्य को अर्था, इसका अर्थ क्या है उत्संगे का? उत्संगे का अर्थ क्या है? गोद, अर्थात उसको गोद में बैठा दिया था अपने भाई मुंज के, और क्या हो गए थे? शरीर को छोड़ करके वह चले गए थे। उन्होंने किसको दे दिया था कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें ही इस पुत्र की रक्षा करना। लेकिन राजा मुंज, तो आपको कहानी मालूम है कि राजा मुंज मन में सोचते हैं कि अगर ये पुत्र को पूरी धन संपत्ति मिल जाएगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो फिर वो क्या है? बंग देश के राजा वत्सराज को बुलाता है और वत्सराज से उसे सुपारी दे देता है मारने की, ठीक। और उसको कहां पर? जंगल में भेजता है। और जब राजा भोज को उसको अपनी मरने की, अपने वध की पता चलती है कहानी, तब वो कहता है नई के नापी समम गता वसमती। ये संसार की भूमि ना तो किसी के साथ गई है, चाहे वो श्री राम हो, चाहे राजा युधिष्ठिर हो, चाहे मानधाता जैसे ऐसे सिर मुकुट मणि राजा हो, किसी के साथ यह वसमती नहीं गई है। हो सकता है तुम्हारे साथ जाए, ठीक। तो ऐसा जब मन में विचार आया तो वत्सराज को वैराग्य धारण हो जाता है और राजा मुंज जो भोज का वध नहीं करता है। पूरी कहानी मैंने शॉर्टकट में समझा दी है, और उसको लेकर के अपने घर में छिपा देता है। फिर इसके बाद वत्सराज कहाँ पहुंचता है? मुंज के यहाँ, और कहता है कि एक बना करके पुतला ले जाता है उसके जैसा, भोज जैसा, कहता है मैंने मार दिया। ध्यान रखना, बहुत सारी कहानियां हैं, आप भी ध्यान रखें। उत्संगे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तो गोद में। इसके बाद 5वें नंबर का हमारा प्रश्न रहेगा, और लिखा हुआ है 5वें नंबर के प्रश्न में कि कह चन कह संधिरस्ति। कह जो विसर्ग दिया हुआ है प्लस संधि, देखें कह प्लस चन कह संधिरस्ति, इसका संधि पद क्या है? संधि पद कौन कौन सा है जल्दी से बताएं, और कौन सी संधि है, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि विसर्ग लगा है तो निश्चित है कि विसर्ग संधि होगी। फिर कोचिन पद बनेगा इससे, कि कश्चन पद बनेगा, कि क्वेश्चन पद बनेगा, कि कोचित पद बनेगा, आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा पद बनेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। विसर्ग संधि है और कह प्लस चन दिया हुआ है, कह प्लस चन। तो यहां विसर्ग के स्थान पर जब आप श करेंगे, कौन सा श? तलब्धि शकार जब करेंगे तो वर्ण सम्मेलन कृत्य करने पर आपका पद बनेगा कश्चन। क्या बनेगा? कश्चन। ध्यान रखना, ये आपका पद बनेगा। ऐसा कोई पद आपको दिख रहा है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपका इसमें कौन सा आंसर है, और अगर आंसर आपका सही है तो जल्दी से लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। दूसरे नंबर का इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा।
दूसरे नंबर का आंसर हमारा सही होगा, कह धन चन बराबर कश्चन और विसर्ग संधि होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक हम लोग 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। ठीक, लोठा, लोठा खाली स्थान सर्वज्ञ कथयंती। ठीक, जल्दी से बताएं। आह पृच्छ माम, लोठाह माम सर्वज्ञ कथयंती। ठीक है ना। अब यहां पर लोठा शब्द लो उनके लिए आया हुआ है, लोक के लिए, संसार के लिए। ठीक, तो लोठाह या लोकाह सर्वज्ञम कथयंती, तो किसको कहेंगे? मुझको कहेंगे। तो माम माने मुझको, तो द्वितीय आंसर हमारा सही हो जाएगा, माम कथयंती। लोठाह लोका, पूरा संसार हमें क्या कहेगा? मतलब माम सर्वज्ञम कथयंती, मुझको सभी लोग ये कहेंगे कि इसने लालच में, संपत्ति में आकर के, संपत्ति के लालच में आकर के अपने पुत्र को पूरा राजपाट दे दिया जो 5 वर्ष का था। इसीलिए सिंधुल नाम के राजा फिर क्या है, अपनी संपत्ति अपने पुत्र को ना देकर के अपने भाई को देते हैं जो महाबली रहता है। महाबली रहता है, मुंज कैसा रहता है? महाबली, बलशाली रहता है, ताकतवर रहता है। इसीलिए उसी को पूरी संपत्ति और राजपाट, राज का सिंहासन देकर के चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये विशेषण है, मुंज का विशेषण क्या है? महाबलम। ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? यथेक्षम। यथेक्षम शब्द है, इति पदस्य कः समासा। यथेक्षम पद में कौन सा समास दिया हुआ है? कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। सबसे पहले तो ये देखें कि यथा प्लस इक्षम, आप इसको अलग अलग करेंगे। यथा प्लस इक्षम, तो आप इसमें अगर संधि देखेंगे तो आपको इसमें संधि भी मिल जाएगी। इक्षम, इसमें से बड़ा आ ले लीजिए और इसमें से ई ले लो, और आ के बाद ई आने पर ए बनता है, मतलब यहाँ गुण संधि बन जाएगी। क्या बनेगी? यहाँ गुण संधि, यहाँ गुण संधि बनेगी। और गुण संधि बनेगी तो आदि गुणा सूत्र लग करके पद हमारा बनेगा क्या? यथा। यथा में से आ निकल गया तो यथ प्लस ए प्लस क्षम दिया हुआ है। फिर इसको वर्ण सम्मेलन करते करते हैं और जैसे ही पद को मिलाएंगे तो पद हमारा बनेगा यथेक्षम। क्या बनेगा? यथेक्षम बन जाएगा। अब यहां पद बन गया है आपका यथेक्षम और यड़ संधि। अब यहां से एक पद, मैंने आपको संधि क्यों बताई है, जिससे कि आपको पहला पद और दूसरा पद समझ में आ जाए। आप यहां देख रहे होंगे कि यथा पद आया हुआ है, यहां एक क्षम है, तो यथा हमारा ना तो उपसर्ग है, बस क्या है? अव्यय है। और जब अव्यय लग जाता है तो निश्चित है कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। पूर्व पद में यदि अव्यय लगा हो, उपसर्ग लगा हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहां क्या पूछ रहा है वो कि यथेक्षम इति पदस्य कः समासा, यथेक्षम पद में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। अब यहां पर आपको ध्यान रखना कि अव्ययी भाव समास का एक और वो है, सूत्र है, जिसमें लिखा है कि विभक्ति अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ अभावा असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व पद सादृश संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये हमारा एक सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से भी उन्होंने कहा है कि यथा अव्यय लग जाने पर अनुक्रमेण शब्द लग जाता है, तो यहां हमारा क्या हो जाए? यथानुक्रमेण। तो यथा इक्षेण, तो यहां हमारा क्या लग गया है? देखिएगा, इक्षम अनुक्रमेण, इच्छा के अनुसार। तो यहां आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष तो होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, बहुब्रीहि होगा नहीं। आपके द्वारा आंसर क्या दिया जा रहा है? जल्दी से आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर क्या है इसमें? आपका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 के बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर। और प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से आप लोग देखिएगा। लिखा हुआ है ज्ञा और कृत्वा इति पदम अस्ति। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है ज्ञा इति कृत्वा, कृत्वा इति पदस्य अस्ति। ज्ञा धातु में कृत्वा पद जुड़ करके कौन सा शब्द बनेगा? जानीते। जानीते, ज्ञा धातु से जानीते, जानने के अर्थ में, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, ज्ञात्वा, ज्ञानी या सर्वे। जल्दी से, अब आप लोग जल्दी से बताइएगा। बस इतना मैं आपको बता दूंगा कि यहां पर आपका का लोप हो जाएगा और केवल त्वा बचेगा। क्या बचेगा? यहां त्वा शेष रहेगा। कित्वा, कित्वा प्रत्यय में कित निकल जाएगा लसक्व तद्धिति से और त्वा बचेगा। तो आपका पद क्या बनेगा? ज्ञात्वा। क्या बनेगा? ज्ञात्वा पद बन जाएगा, जिसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक, चलिए। ज्ञात्वा माने होता है जानकर।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 हमारा क्या कहता है, दत्तम इति प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत। दत्तम शब्द है, इसका प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। प्रकृति और प्रत्यय समझते हैं। प्रकृति का मतलब होता है मूल धातु जिससे वो पद बना हो, वो आपको पद निकालना है, और लास्ट में लगे हुए प्रत्यय पद को भी आपको अलग करना है, यहां पर दिया हुआ है। दा धातु और त्वा प्रत्यय जुड़ने पर दत्वा बनता है, और दा धातु एक दिन प्रत्यय बनने पर दात्री बनता है, और दा धातु कित प्रत्यय में दत्त बनता है, और दा धातु तम प्रत्यय बने दातम बनता है। जल्दी से बताइए आपके द्वारा क्या शब्द सही यहां पर होगा। ठीक, जल्दी से बताइए क्या बन जाएगा। दत्तम पद बनाना है, जल्दी से। आपका गा नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इससे बनेगा तो आपका पहले क्या, दत्त, दत्त बनेगा, फिर दत्ता, फिर यहां पर आपका बनेगा दत्ता, फिर बनेगा दत्तम। ये नपुंसकवाची रूप लगा हुआ है, इसलिए आपका तीसरे नंबर का प्रश्न सही होगा, ध्यान रखना। तो ये आपका दा मूल धातु है, दा दाने, दान के अर्थ में होती है दा धातु, और कित प्रत्यय लगेगा। ठीक, तो यहां पर प्रकृति और प्रत्यय समझ में आया। प्रकृति और प्रत्यय का मतलब होता है अलग अलग पदों को अलग अलग करना। ठीक, मूल प्रकृति को अलग करना और उसको पदों को अलग करना हमारा क्या कहलाता है, प्रकृति और प्रत्यय। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधुल राजा कुत्र वसति। इसमें सिंधुल नाम का राजा जो था वो कुत्र माने कहां, वसति माने निवास करता था। ठीक है ना, कहां पर निवास करता था, जल्दी से बताएंगे। तो वंग राज्य, धारा राज्य, मगध राज्य या महाकौशल राज्य, जल्दी से बताएंगे आपके द्वारा आंसर। इसमें मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा, ना मैं कुछ बताने वाला हूं। ठीक, इसके पहले बस आप सबसे पहला वाला प्रश्न अगर याद करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आंसर दीजिएगा, मैं आपको 5 सेकंड देने वाला हूं, बस इसके अलावा नहीं। कमेंट सेक्शन में आपको 5 सेकंड में देना है कि आपको नाम नहीं लिखना। आप तो ABC करके दे सकते हैं, आ बा सा करके दे सकते हैं, का खा गा के नाम से भी दे सकते हैं। आप कैसे दे रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से, लेकिन आंसर मुझे चाहिए आपका कि सिंधुल नाम का जो राजा था वो कुत्र वसति माने कहां निवास करता था, जल्दी से बताएं। बंग देश का राजा तो वत्सराज था। धारा नाम का जो धारा राज्य था तो धारा राज्य इसमें आया है क्या, आप जानिएगा। मगध देश का राजा आया हुआ क्या, ठीक है ना, मगध देश में तो घनानंद था। और महाकौशल राज्य समझते हैं, महाकौशल प्रदेश है। जल्दी से बताएं, धारा राज्य किस राज्य में निवास करते थे, सिंधुल नाम के राजा धारा राज्य में, पूरा धारा राज्य लिखा है ना, पूरा धारा राज्य, प्राचीन धारा राज्य में सिंधुल नाम संज्ञो राजम चिरम प्रजा पर्यपालयत। सिंधुल नाम का जो राजा था वो धारा राज्य में प्राचीन काल के धारा राज्य में लंबे समय तक प्रजा को क्या है, पालन पोषण करता रहा। तो यहां पर धारा राज्य आपका आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है महाबलम। क्या दिया है, महाबलम विशेषणानि। ठीक है ना, महाबलम विशेषणानि विशेष पदम प्रयुक्तम। ठीक, महाबलम जो विशेषण है, महाबलम शब्द दिया हुआ उसका विशेष पदम प्रयुक्तम, विशेष पद प्रयुक्त हुआ है। कौन, जल्दी से बताएं, किसके लिए महाबली जो विशेषण है वो कौन से विशेष पद के लिए प्रयुक्त हुआ है, राजा के लिए, मुंज के लिए, या भोजम के लिए, या ब्राह्मणम के लिए, किसके लिए प्रयोग किया गया है, जल्दी से बताइएगा। महाबलम जो विशेषण है वो किसका विशेषण है। अगर मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो आंसर आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं सुना है तो आंसर नहीं मिलने वाला है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो मैंने बताया था कि उसका भाई जो था, किसका, सिंधुल नाम के राजा का भाई था मुंज, जो बहुत ही बलशाली था, और बहुत ही बलशाली होने की वजह से उन्होंने अपने पुत्र को राजपाट न देकर के अपने भाई को राजपाट देकर के दिवंगत हो गए थे। तो महाबली पद जो आया हुआ है वो मुंज के लिए आया। किसका है, मुंज को महाबली विशेषण के रूप में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक हमारा इसके बाद होगा 12 नंबर का, मतलब हमारा 12 अर्थात समझ रहे हैं ना, 12 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है दिवसे इत्यस्य विपर्य पदम किम। दिवस शब्द है, इसका विपर्य पद आप जानते हैं कि नहीं, कौन कौन नहीं जानता है मुझे कमेंट सेक्शन में दे। विपर्य पद कौन कौन नहीं जानता है। विपर्य पद का मतलब कोई पर्यायवाची समझ रहा है क्या, तो नहीं है। मैं बता दूं कि पर्यायवाची नहीं है, विलोम पद।
वो दिवस शब्द का, दिवसे शब्द है तो दिवसे शब्द का वो पूछ रहा है क्या, विलोम पद, अर्थात उसका उल्टा। दिवस का मतलब दिन में, अब इसका आपको बताना है विपर्य, विलोम पद बताना है। निशीथे, निशीथे किसका पर्यायवाची है, जल्दी से बताइएगा, मैं नहीं बताने वाला, जल्दी से। निशीथे, दिवा, सायं काले, उषा काले, जल्दी से बताएं। अच्छा, इनके अर्थ बता दूं क्या, उषा काल का मतलब होता है प्रातः काल में, सायं काल का मतलब होता है शाम का समय, दिवा का मतलब होता है दिन, और निशीथे का मतलब होता है रात्रि में। ठीक, तो आप बताएं जल्दी से, दिवसे शब्द का विलोम पद क्या होगा। ठीक, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, मित्रों से अगर नहीं बन रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, उससे आंसर पूछ करके मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। दिवसे, दिवसे में सप्तमी का एक वचन, तो निशीथे में भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, और निशीथे रात्रि, दिन का विलोम पद क्या हो जाएगा, रात्रि। तो आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, निशीथे, अर्थात रात्रि का पर्यायवाची दिया हुआ है निशीथे, ध्यान रखोगे। ठीक, चलें आगे, आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखें। इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है नत्वा इति प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नत्वा शब्द है, इसका प्रकृति और प्रत्यय आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। नत्वा शब्द का प्रकृति प्रत्यय, कौन सा प्रकृति प्रत्यय आपको अलग अलग अच्छा लग रहा है बताइए। अच्छा लगना और सही होना दोनों अलग अलग बात है। अच्छा तो आपको ऐसा लग रहा हो जिसमें कुछ ना करना पड़े, वो अच्छा है, और जो सही हो वो आपको, देखिए यहां पर नम धातु, प्रकृति में बता चुका हूं, प्रकृति का मतलब होता है उसकी मूल जड़ धातु, और प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ने वाला होता है। ठीक, तो नम कत्वा, अब यहां पर ये धातु है क्या, यहां लिखा नम कित्वा, नम कित्वा, नम कित्वा दिया हुआ है। अब इसमें से आपको सही क्या लग रहा है, कौन सा हो सकता है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा तो आपको मैं बताऊं, जल्दी से मिला लीजिएगा। मैं इतना बता दे रहा हूं कि कित्वा प्रत्यय में से का लोप हो जाएगा। ठीक, जल्दी से बताएं, नम धन कित्वा, नम धन कित्वा, क्या बचेगा, कौन सा प्रत्यय आपका होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो इसका आप जल्दी से आप देखिए, मैच करिएगा किसने क्या दिया। दूसरे नंबर का आंसर हमारा सही होगा, नम धन कित्वा, तो यहां बनेगा हमारा नत्वा, मतलब नमस्कार करके। कौन, जब वत्स देवो, बंग देश का राजा वत्सराज आया था, तो नमस्कार करके राजा मुंज के वहां पर पास में समीप में बैठ करके उसकी बातों को सुनता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 14 नंबर का है, और 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वक्तुम कामोस्मि इति पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक, वक्तु कामोस्मि, वक्तु कामोस्मि इति पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक, तो वक्तु कामोस्मि शब्द का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेदम कुरुत। चलिए, ये संधि विच्छेद दिए हुए हैं, आपके द्वारा क्या दिया जा रहा है इसमें आंसर में, जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से। वक्तु कामः प्लस अस्ति वस्तु कामः प्लस अस्ति वस्तु कामः प्लस ति वस्तु काम प्लस ति। ठीक, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। विसर्ग के स्थान पर ओ हो करके आ का अवग्रह हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, आ का आपका अवग्रह रूप में परिवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 के बाद हम लोग चलेंगे पंचदश, 15 नंबर के प्रश्न पर। किस पर चलेंगे, 15 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, और 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। भोक्तव्य, भोक्तव्य इति प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। भोक्तव्य शब्द है, इसका प्रकृति और प्रत्यय आपको अलग अलग करना है, जल्दी से बताइएगा। भोक्तव्य में कौन सा प्रत्यय लगेगा, ठीक, जल्दी से बताएं। भोक्तव्य में कौन सा प्रत्यय लगेगा, भुज प्लस ल्यप, भुज प्लस ल्यप, भुज प्लस ल्यप, या भुज प्लस ल्यप, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। यहां पर कौन सा प्रत्यय लगेगा, यहां आपके द्वारा आंसर दीजिएगा। देखिए, अब यहां पर आप देखें ध्यान से कि इसमें प्रत्यय कौन सा, अब यहां पर भोक्तव्य दिया हुआ है तो तव्य प्रत्यय भी यहां लगेगा। ठीक, तव्यत तव्य अनियरः। ठीक, तो आप यहां पर जैसे इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन आपको और दे देता हूं मैं कि इनमें से कोई नहीं, तब कौन सा आंसर होगा आपके द्वारा। ठीक, जल्दी से बताएं।
आपको आपके अनुसार यहां पर तीसरे नंबर आप अभी लगाएंगे, ठीक है ना। तीसरे नंबर यहां पर ला आ जाएगा आपका, यहां पर बन जाएगा जा के स्थान पर का हो जा के स्थान पर का हो जाएगा, और यहां पर आपका तबियत प्रत्यय जुड़ करके बन जाएगा क्या, भोक्तव्य बन जाएगा। चलिए आंसर दीजिएगा। यहां पर हमारे ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने रखे, 15 क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से किया। जहां पर भी कोई भी आपको समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इनमें से कितने लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि देखिए जितने भी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं वो पूरे पाठ पढ़ने के बाद फिर हम लोग उसके MCQs करते हैं। ध्यान रखना। तो आपसे कितने बने वो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मित्रों से पूछिएगा, नहीं बनते हैं तो आप अपने मित्रों से डिस्कस करके इस पर आंसर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा है। तो निःशुल्क का मतलब समझते हैं ना, कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाए। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप CBSE बोर्ड हिंदी माध्यम से हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड इंग्लिश माध्यम हो। ध्यान रखें, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड, बिहार MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी हो, यहां पर आपको उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शित किया जा रहा है। तो पढ़िएगा मस्ती के साथ और बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेंस के साथ। ध्यान रखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेंस के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करें। संपर्क करने का सूत्र लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाइएगा तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।